हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR circuit. Resonance condition of a series LCR circuit. Students, LCR सीरीज सर्किट या सीरीज LCR सर्किट हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो LCR सर्किट में क्या था स्टूडेंट्स? एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया था, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम लोगों ने सप्लाई किया था ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, लाइक दिस बीन इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट करते रहना स्टूडेंट्स। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम करंट निकाला था। कितना था स्टूडेंट्स? मैक्सिमम अप्लाइड EMF बाय इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट विच इज बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या था स्टूडेंट्स? वैल्यू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू, अगर मैं पूछूं आप लोगों को क्या ये इम्पीडेंस कांस्टेंट है? लिख लेता एक बार इम्पीडेंस। ये जो इम्पीडेंस है क्या ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन LCR सीरीज सर्किट? ठीक है, अगर मैं एक गिवन इंडक्टर, एक गिवन कैपेसिटर और एक गिवन रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, तो क्या ये इंपीडेंस कांस्टेंट है? स्टूडेंट्स, आंसर इज नो। क्यों? स्टूडेंट्स, R इज कांस्टेंट। R इज कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था। R इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या XL कांस्टेंट है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कांस्टेंट है? आंसर इज नो। XL का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स? ओमेगा L। तो ये तो स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, या आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से सुनना है। What is omega? It is angular frequency of the supply. What is F? It is frequency of the supply. ठीक है, so क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि for a given inductor, inductive reactance is constant? No. ये frequency पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ये frequency पे डिपेंड करता है। Similarly, inductive reactance of a capacitor, ये भी कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स? 1/ωc, which is basically 1/2πfc। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सेम इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा जैसे ही सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। सिमिलरली सेम कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा जैसे ही सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि XL एंड XC फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है, तो आप बोल सकते हो ये जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया ना स्टूडेंट्स?
क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि आई नॉट का वैल्यू इंपिडेंस पे डिपेंड करता है, आई नॉट का वैल्यू इंपिडेंस पे डिपेंड करता है, और इंपिडेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम आई नॉट का वैल्यू इंपिडेंस पे डिपेंड करेगा और इंपिडेंस का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से आई नॉट का भी वैल्यू चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से आई नॉट का भी वैल्यू चेंज होगा। अभी मुझे वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिस फ्रीक्वेंसी में आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, मुझे वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसमें आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे वो आई नॉट निकालना है, आई नॉट नहीं, वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसमें इंपिडेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, तब जाके आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आया? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो आई नॉट विल बी मैक्सिमम, I naught will be maximum. समझ में आ रहा है? I naught will be maximum when XL will be equals to XC. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ध्यान देते रहना। I naught मैक्सिमम तब होगा जब इंपिडेंस मिनिमम होगा, और इंपिडेंस मिनिमम तब होगा जब XL और XC इक्वल होगा। ठीक है, एक्सएल और एक्सी इक्वल होगा, बिकॉज एक्सएल और एक्सी इक्वल होने से ये टर्म ही नहीं रहेगा, एक्सएल माइनस एक्सी ना। अगर इक्वल हुआ तो ये टर्म नहीं रहेगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर सिर्फ आर रह जाएगा, विच इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, आई नॉट विल बी मैक्सिमम व्हेन इंपिडेंस विल बी मिनिमम एंड इंपिडेंस विल बी मिनिमम व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अभी मुझे ये निकालना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी में एक्सएल विल बी इक्वल्स टू एक्सी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स, बहुत इजी। वी नो दैट एक्सएल इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एल एंड एक्सी इज 1 by ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय सी, सो इम्प्लाइज ओमेगा 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 स्क्वायर, एल यहां पे आएगा 1 by एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by एल सी। तो ओमेगा क्या होगा स्टूडेंट्स? ओमेगा क्या होगा? इट्स 1 by रूट ओवर एल सी। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई ऑफ द एसी सप्लाई, when the angular frequency of the AC supply will be equals to 1 by root over LC, will be equals to 1 by root over LC, in that case capacitive reactance will be equals to inductive reactance, और तब जाके impedance minimum होगा, because ये दोनों equal होगा तो ये टर्म नहीं रहेगा। ठीक है ना? Impedance will be minimum, and if impedance is minimum, then I naught will be maximum. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप सिंपली बोल सकते हो, when angular frequency equals to 1 by root over LC, when angular frequency of the AC supply is equals to 1 by root over LC, in that case, I naught will be maximum. I naught will be maximum. इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके जगह पे हम लोग 2πf भी लिख सकते हैं, और 2πf इक्वल्स टू 1 by रूट ओवर एल सी, implies ये इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 by 2π रूट ओवर एल सी। This is called resonant frequency and this is resonant angular frequency. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? याद रहेगा। तो
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई है। बहुत सिंपल, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई है जब तब क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन फ्रीक्वेंसी विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा, तब इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी से तो हम लोगों ने ये निकाला। तब क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये टर्म नहीं रहेगा, Z कितना रहेगा, रूट ओवर आर स्क्वायर रहेगा सिर्फ, इट्स R। तो Z विल बी मिनिमम, इंपिडेंस विल बी मिनिमम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, I नॉट विल बी मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? जब I नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब I नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब हम लोग बोलेंगे द गिवन LCR सीरीज सर्किट इज इन रेजोनेंस। जब I नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नॉट स्टूडेंट्स? यस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नॉट? क्या होगा स्टूडेंट्स, E नॉट के जगह पे तो E नॉट रहेगा, और एक्सएल तब इक्वल्स टू एक्सी होता है, तो ये नहीं रहेगा, रूट ओवर आर स्क्वायर क्या होगा, आर। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट। ठीक है, और ये कौन सा, मतलब कब होगा ये, व्हेन फ्रीक्वेंसी विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया ना स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो आई नॉट कितना आ रहा है, तब आई नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, ई नॉट बाई आर। लेकिन आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, ये तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आता है, ये तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आता है। और लास्ट क्लास में भी दिखाया था मैंने स्टूडेंट्स केस नंबर 3, लास्ट क्लास भी मैंने केस नंबर 3 में दिखाया था कि व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी इट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और यहां से भी आप देख सकते हो कि आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर आ रहा है, लेकिन आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर कब आता है, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर कब आता है, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे आप लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, अंडर रेजोनेंस कंडीशन LCR series circuit behaves like a purely resistive circuit. ठीक है, under resonance condition LCR series circuit behaves like a purely resistive circuit. ठीक है स्टूडेंट्स? तो purely resistive circuit में क्या था स्टूडेंट्स, करंट और अप्लाइड EMF फेज में होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि when XL equals to XC, when XL equals to XC, तब करंट और अप्लाइड EMF फेज में था। ठीक है ना स्टूडेंट्स? टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में सिंपल क्वेश्चन करता हूं मैं, आप लोगों को आंसर करना है घर पे बैठ के। रेजोनेंस कंडीशन में LCR सर्किट में, रेजोनेंस कंडीशन में अगर है LCR सीरीज सर्किट, अगर एक LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, रेजोनेंस पे है, तो वहां पे आई नॉट का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, आई नॉट विल बी मैक्सिमम, कितना, ई नॉट बाई आर। तब ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में होता है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी में होता है, जब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी होता है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा आई नॉट विल बी मैक्सिमम when ओमेगा इक्वल्स टू 1/रूट ओवर एलसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तब आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होता है ना स्टूडेंट्स। भी एक बार हम लोग देखते हैं, जब ओमेगा बहुत कम होगा तब आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, और ओमेगा जब बहुत ज्यादा होगा तब आई नॉट का वैल्यू क्या होगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल एंड एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ये हम लोग को पता है ना स्टूडेंट्स। इफ ओमेगा टेंड्स टू 0, मतलब ओमेगा का वैल्यू बहुत कम, यही समझा रहा। ओमेगा टेंड्स टू जब 0 होगा
प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, ओमेगा जब टेंड्स टू 0 होगा ये वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा बिकॉज ओमेगा टेंड्स टू 0 है, बट बिकॉज ओमेगा टेंड्स टू 0 और यहां पे ओमेगा डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो ये वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इफ ओमेगा टेंड्स टू 0, अगर ओमेगा का वैल्यू बहुत कम है तो आपको तो दिख ही रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम होगा, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ओमेगा बहुत कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होने के वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, हेंस आई नॉट बहुत कम होगा। समझ में आया कि नहीं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होने से आई नॉट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सो बहुत जल्दी एक बार बोलूंगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर ओमेगा बहुत कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम होगा, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर ओमेगा बहुत कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंपिडेंस बहुत ज्यादा, और इंपिडेंस बहुत ज्यादा तो आई नॉट बहुत कम। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि ओमेगा जब बहुत कम तब आई नॉट भी बहुत कम, जब ओमेगा बहुत कम आई नॉट भी बहुत कम। याद रहेगा स्टूडेंट्स? याद रहेगा? या आप आई नॉट इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। क्यों इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा? ओमेगा बहुत कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो बहुत बड़ा वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो आई नॉट विल बी क्लोज टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अभी मान लेते ओमेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, inductive reactance is directly proportional to omega. ठीक है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इस बार बहुत ज्यादा होगा। जब ओमेगा बहुत ज्यादा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जब ओमेगा बहुत ज्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओमेगा बहुत ज्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम, ओमेगा बहुत ज्यादा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो इस बार नेग्लिजिबल हो गया बिकॉज ओमेगा बहुत ज्यादा है, पर इंडक्टिव रिएक्टेंस तो बहुत बढ़ गया। तो इस बार बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, अगेन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करंट फिट से बहुत कम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखिए कि जब ओमेगा का वैल्यू बहुत कम, व्हेन ओमेगा टेंड्स टू 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस टेंड्स टू 0, ठीक है, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा बहुत कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, तो तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेंट होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा। कौन सा बात कर रहा हूं मैं? इसका बात कर रहा हूं। और ऑब्वियसली अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, तो आई नॉट का वैल्यू बहुत कम। सिमिलरली अगर ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा बहुत ज्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम। तो इस बार कौन ज्यादा है? बहुत ज्यादा कौन है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, बिकॉज ऑफ विच
बिकॉज ऑफ विच ये वाला फिर से बहुत ज्यादा। तो इस बार कौन डोमिनेट कर रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा तो फिर से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो फिर से करंट कम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा, अभी एकदम ब्रीफली बोलूंगा। व्हेन ओमेगा टेंड्स टू जीरो, जब ओमेगा का वैल्यू बहुत कम है तब करंट का वैल्यू भी बहुत कम होता है। ठीक है, जब ओमेगा का वैल्यू बहुत कम है तब करंट का वैल्यू भी बहुत कम होता है, क्योंकि तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली जब ओमेगा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तब भी करंट का वैल्यू बहुत कम होता है। क्योंकि तब इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग आई नॉट वर्सेस ओमेगा एक ग्राफ देखेंगे। ये है आई नॉट एक्सिस और ये है ओमेगा एक्सिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ओमेगा जब बहुत कम तब करंट बहुत कम, ओमेगा जब बहुत ज्यादा तब भी करंट बहुत कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओमेगा जब बहुत कम तब करंट कम, ओमेगा जब बहुत ज्यादा तब भी करंट कम। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां पे और यहां पे करंट बहुत कम है ना, ठीक है। और करंट कब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पता है हम लोग को? जब ओमेगा होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू कितना होता है तब स्टूडेंट्स? 1/√LC। ठीक है ना। और तब करंट का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? तब आई नॉट का वैल्यू क्या होता है? E0/R होता है। ठीक है। बाकी ओमेगा जब बहुत कम करंट बहुत कम, ठीक है। ओमेगा जब बहुत ज्यादा तब करंट फिर से कम। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स आई नॉट इज इक्वल्स टू, और यू कैन से आई नॉट मैक्स, इसको आप आई नॉट मैक्स लिख सकते हो। आई नॉट मैक्स इज इक्वल्स टू E0/R। तब सर्किट LCR सीरीज सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करता है। और तब फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तब हम लोग कहते हैं कि LCR सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस कंडीशन में है। ठीक है। और तब जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी में मतलब रेजोनेंस कंडीशन में आता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू होता है 1/√LC। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अगर आप R का वैल्यू कमाओगे तो आई नॉट ऊपर उठेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज लो R नहीं सॉरी हाई R। ठीक है। अगर R का वैल्यू हाई होगा तो आई नॉट इक्वल्स टू E0/R का वैल्यू कम होगा। ठीक है। अभी अगर आप R को कमा देते हो तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, लेकिन पिक ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया लो R। ठीक है। तो R को कमाने से बढ़ाने से करंट बढ़ेगा कमेगा। R मतलब करंट मतलब आई नॉट मैक्स का बात कर रहा हूं। आई नॉट मैक्स, इसको आप आई नॉट मैक्स लिखिए। चलिए मैं ही लिख लेता हूं। दिस इज आई नॉट मैक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। तो R को बढ़ाएंगे तो आई नॉट मैक्स कमेगा, मतलब पिक जो है वो नीचे आएगा। और R को आप बढ़ाएंगे तो आई नॉट मैक्स बढ़ेगा, मतलब पिक जो है वो ऊपर आएगा।
लेकिन कौन सा फ्रीक्वेंसी में आएगा वो तो सेम ही रहेगा. इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आया होगा. इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो. स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको एक फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर. तो स्टूडेंट्स हम लोग हेडिंग में धीरे धीरे आएंगे, पहले यहां पे ध्यान देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये वही फिगर है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है. इट इज आई नॉट वर्सेस ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है इस फ्रीक्वेंसी में, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी में करंट जो है आई नॉट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है ना, पिक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है. ना स्टूडेंट्स ध्यान देना है, इसके दोनों साइड में, इस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में हम लोगों ने दो और फ्रीक्वेंसी लिया. ऑब्वियसली लेफ्ट में जाएंगे तब भी आई नॉट का वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू का पीक वैल्यू ऑफ करंट कम हो रहा है, और राइट में जाएंगे तब भी पीक वैल्यू ऑफ करंट कम हो रहा है, मतलब आई नॉट कम हो रहा है. तो हम लोगों ने इसके दोनों साइड में दो ओमेगा लिया, जहां पे आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है. हम लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है. तो आप देख सकते हो इसका कितना है 1/√2 टाइम्स है, इसका E0/R, इसका कितना है 1/√2 टाइम्स E0/R. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेडियो देखा होगा जिसमें एक नॉब होता था. आजकल हम लोग यूज नहीं करते उसको, पहले यूज करते थे. आप लोगों ने देखा होगा ऑब्वियसली, एक नॉब होता था, उसको घुमा घुमा के डिफरेंट रेडियो स्टेशन पकड़ता है. ठीक है ना. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो. अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, और यू कैन से अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? यस, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो आप जब स्टूडेंट्स नॉब को घुमाते हो तो इनडायरेक्टली आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो. इनडायरेक्टली आप क्या चेंज कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक चैनल का फ्रीक्वेंसी है 93.5 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. कैसा फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सॉरी, ये तो हर्ट्ज लिखा ना, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक है. मान लेते हैं एक रेडियो स्टेशन चैनल का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 93.5 मेगाहर्ट्ज. तो आप जब नॉब घुमाते हो स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो इनडायरेक्टली. जैसे फ्रीक्वेंसी जाके इसमें पकड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी इसमें रीच करेगा, वो चैनल प्ले होगा और आपको क्लियरली समझ में आएगा, क्लियरली सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि तब आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होता है. लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये भी शायद नोटिस किया होगा कि इस फ्रीक्वेंसी के आसपास सुनाई देना शुरू हो जाता है, थोड़ा नॉइज रहता है. जब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आएगा तब नॉइज नहीं रहता और क्लियरली सुनाई देता है. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इसके आसपास रहता है, नॉट 93.5, ठीक है, आसपास जब रहता है तब भी तो सुनाई देना शुरू हो जाता है. यस, देयर इज नॉइज, बट सुनाई तो देता है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना है, ये क्या फ्रीक्वेंसी है? दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी.
दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कहां से कहां तक सुनाई देना शुरू हो जाता है? ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, क्योंकि तब भी करंट का वैल्यू काफी ज्यादा है, तब भी करंट का वैल्यू काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। सो यहां से यहां तक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सुनना है। आप नॉब घुमा रहे हो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। तो यहां से मान लीजिए ये किसी एक पर्टिकुलर चैनल का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से जैसे ये आएगा, यहां से सुनाई देना शुरू हो जाएगा चैनल, लेकिन थोड़ा नॉइज रहेगा, नॉइज रहेगा, नॉइज रहेगा, नॉइज रहेगा, नॉइज रहेगा। यहां पे आके नॉइज नहीं रहेगा, यहां पे पूरा आपको क्लियरली सुनाई देगा। उसके बाद फिर से नॉइज 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 सुनाई देगा, लेकिन नॉइज रहेगा। तो सुनाई कब से कब तक देता है स्टूडेंट्स? ओमेगा 1 से ओमेगा 2। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तो मैंने बोल दिया, जहां पे पीक वैल्यू ऑफ करंट 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो कहां से कहां तक रेडियो चैनल सुनना शुरू हो जाता है? ओमेगा 1 से ओमेगा 2। और कौन सा फ्रीक्वेंसी में क्लियरली सुनाई देता है, या कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्लियरली सुनाई देता है? इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अलग अलग चैनल का अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। किसी का 93.5 मेगाहर्ट्ज, किसी का 103 मेगाहर्ट्ज, किसी का 110 मेगाहर्ट्ज, लाइक दैट। लेकिन गैप रहता है, वो गैप क्यों रहता है वो भी मैं समझाऊंगा। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर? यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग ये समझेंगे कि इस ग्राफ का शार्प होने से या ना होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो कि ये दो रेडियो स्टेशन का दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये वाला एक और ये वाला दूसरा, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक चैनल चलेगा, 93.5 मेगाहर्ट्ज है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और इसका मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये रेंज समझ में आया ना? ये इसका ओमेगा 1 से ओमेगा 2 और ये इसका ओमेगा 1 से ओमेगा 2, समझ में आ रहा है? सुनाई कहां से कहां तक देखता है? ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, ठीक है ना स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर शार्प होगा ग्राफ, अगर ग्राफ शार्प होगा तो आप देख सकते हो दोनों का बैंडविड्थ, ये जो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 है, ये जो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ। इस रीजन को कहते हैं बैंडविड्थ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ शार्प हुआ तो दोनों चैनल का बैंडविड्थ ओवरलैप नहीं कर रहा है, अलग अलग है, समझ में आया? अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ शार्प नहीं हुआ, जैसे कि यहां पे काफी शार्प है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे शार्प नहीं है, तो यहां पे अगर शार्प नहीं होगा तो बैंडविड्थ जो है वो ओवरलैप करेगा, बैंडविड्थ जो है वो ओवरलैप करेगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये वाला है इसका बैंडविड्थ और ये वाला है इसका बैंडविड्थ, मतलब ओमेगा 1 से ओमेगा 2, ओमेगा 1 से ओमेगा 2। तो आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन, इसमें ओवरलैप कर रहा है दोनों चैनल का बैंडविड्थ। इसका मतलब यहां पे इस रीजन में आपको दोनों चैनल का आवाज आएगा, दोनों चैनल में क्या चल रहा है वो सुनाई देगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग चैनल का बैंडविड्थ अलग अलग हो, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और हम लोग चाहते हैं कि बैंडविड्थ जो है वो छोटा हो, क्योंकि छोटा होगा तो अलग अलग होगा, बैंडविड्थ जो हो वो छोटा छोटा हो, क्योंकि उससे
ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है ना, अलग अलग रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ का शार्प होना जरूरी है, या आप बोल सकते हो ग्राफ का बैंडविड्थ कम होना जरूरी है। और बैंडविड्थ कम तो शार्प, बैंडविड्थ कम तो शार्प, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सो ये है बैंडविड्थ, इसको कहते हैं बैंडविड्थ। ये कितना है स्टूडेंट्स? ये वाला वैल्यू कितना होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 1। ये कितना होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ, जो कि कम होना चाहिए, जिससे कि दो अलग अलग चैनल, या यहाँ पे तो और चैनल्स होगा, वो ओवरलैप ना करे, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। और ये वाला याद रखना, कौन सा फ्रीक्वेंसी में एकदम क्लियरली सुनाई देगा? इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ क्यू फैक्टर मतलब बेसिकली क्वालिटी फैक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यू फैक्टर का मतलब है क्वालिटी फैक्टर, मतलब क्वालिटी कब अच्छा होगा, क्वालिटी कब अच्छा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यू फैक्टर। तो आप बोलोगे जब रेजोनेंस शार्प होगा। क्वालिटी कब अच्छा होगा? जब रेजोनेंस शार्प होगा। रेजोनेंस शार्प कब होगा? जब बैंडविड्थ कम होगा। इसीलिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बैंडविड्थ कम, क्वालिटी अच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैंडविड्थ कम, क्वालिटी अच्छा। समझ में आया स्टूडेंट्स? बैंडविड्थ कम, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अगर बैंडविड्थ कम होता रहेगा तो शार्प होता रहेगा ना, तो बैंडविड्थ कम, शार्पनेस ज्यादा, ठीक है ना? बैंडविड्थ कम, शार्पनेस ज्यादा, बैंडविड्थ कम, शार्पनेस ज्यादा, और शार्पनेस ज्यादा तो क्वालिटी ज्यादा। यहाँ पे बैंडविड्थ कम बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया होगा ना स्टूडेंट्स? सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, और जो मैं कहता हूं वही लिख लेना। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ratio of resonant angular frequency to that of difference between two frequency, to that of difference between two frequency on both side of the resonant angular frequency, where peak value of current is 1 by root 2 times the peak value at resonant frequency, ठीक है स्टूडेंट्स? और एक बार नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि और एक बार बोलूंगा तो सोच के बोल रहा हूं, बना के बोल रहा हूं, तो डिफरेंट हो जाएगा लैंग्वेज। इसको आप अच्छी तरह से सुनिए, समझिए। आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है वो पता है, ओमेगा आर क्या है पता है, उसको लिखिए आप खुद के लैंग्वेज में, हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बैंडविड्थ कम, शार्पनेस ज्यादा, और आप बोल सकते हो क्वालिटी ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो क्या होता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अलग अलग चैनल का अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, and we know that resonant frequency is equals to, या resonant angular frequency is equals to 1 by root over LC। ठीक है ना? तो आप जो स्टूडेंट्स ट्यूनिंग करते हो नॉब को घुमा के, तो आप जैसे नॉब घुमाते हो ना, बेसिकली सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज होता है। आप जब नॉब घुमाते हो, ट्यूनिंग करते हो, तब सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज होता है। और अगर कैपेसिटेंस चेंज होता है तो इनडायरेक्टली ये चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा। ठीक है? ये वाला आप चेंज करो, नॉब घुमा रहे हो मतलब आप कैपेसिटर चेंज करो, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो। और अगर आप कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो तो ये चेंज कर रहे हो, और अलग अलग चैनल का ये अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो मतलब ये चेंज हो रहा है, तो इसमें आएगा, इसमें आने से ये चैनल पकड़ेगा। फिर से आप कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, तो इसमें जाएगा, तो ये वाला चैनल पकड़ेगा। सिमिलरली और भी चैनल्स हो सकता है।
आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, सुना होगा ना स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो दिस इज क्यू फैक्टर, यानी कि क्वालिटी फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ और एक्सप्रेशन देखेंगे क्यू फैक्टर का। बहुत इजी है, जस्ट ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर होता है, ठीक है, जब ओमेगा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तब स्टूडेंट्स आई नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? ए नॉट बाई आर। तो ई नॉट बाई जेड है ना, ई नॉट बाई जेड है, दैट इज जेड इक्वल्स टू आर। तब जेड क्या रहता है? आर। ई नॉट बाई जेड होता है ना, तो जेड की जगह पे क्या है? आर। एंड एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2, जब ओमेगा 1 होता है या ओमेगा 2 होता है, तब आई नॉट इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स? अभी अभी देखा हुआ है, √2r। तो तब z का वैल्यू क्या है? z के जगह पे क्या है? √2r। z इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स? √2r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। एंड व्हाट इज z? इट इज इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। It is impedance of LCR circuit. Now please concentrate. Please concentrate. For omega 1 and omega 2, Z equals to √2r. E नॉट बाई Z होता है ना, तो Z की जगह पे क्या है? √2r। और Z का एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट्स? Z का एक्सप्रेशन क्या था? √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है ना। और XL का वैल्यू ओमेगा L, XC का वैल्यू 1 बाय ओमेगा C। सो Z, दिस इज Z। XL के जगह पे लिखा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L और XC के जगह पे लिखा 1 बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय C। सो Z इक्वल्स टू √2r। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्टिव रहना है, बहुत इजी है वैसे। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2x r स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 2x r स्क्वायर। ठीक है ना, और ये r स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इट इज r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो यहां से ओमेगा का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एक का नाम ले लेते ओमेगा 1, दूसरे का नाम दे देते ओमेगा 2। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 तो हुआ ना Z इक्वल्स टू √2r। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है और रिलैक्स रहना है। फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इंपीडेंस इज √2r। ठीक है ना। तो एक ओमेगा होगा ओमेगा 1, दूसरा ओमेगा होगा ओमेगा 2। तो लिखते हैं ओमेगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कि ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस R। ठीक है, सो लेट ओमेगा 1 L माइनस 1 बाई ओमेगा 1 C इक्वल्स टू माइनस R एंड ओमेगा 2 L माइनस 1 बाई ओमेगा 2 C इक्वल्स टू प्लस R। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। इसको बना देते इक्वेशन नंबर 1, इसको बना देते इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, L कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। यहां से माइनस 1 बाई सी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 बाई सी कॉमन लेंगे तो आएगा 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2। तो बेसिकली आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऊपर आएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2।
इक्वल्स टू माइनस आर प्लस आर, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कुछ फिजिक्स नहीं है इसमें कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नो। इम्प्लाइज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को कॉमन ले लेते स्टूडेंट्स, तो यहां से आएगा L माइनस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0, ये तो कभी 0 नहीं होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, इसका मतलब ये 0 होगा। और L माइनस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 0, या L इक्वल्स टू 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो नो। अभी हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1, सो ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L, L को कॉमन ले लेते हैं, आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। नेक्स्ट दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो होगा 1/c कॉमन ले लेते हैं, 1 ओमेगा 1, ये तो माइनस रह जाएगा, दिस माइनस दिस ना, तो दिस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1/c कॉमन ले लेते हैं, आएगा 1 ओमेगा 1 माइनस 1 ओमेगा 2, तो ये क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो आर माइनस ऑफ माइनस आर, ये तो 2 आर होगा, कोई प्रॉब्लम? नो। इम्प्लाइज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आएगा L प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 आर। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इम्प्लाइज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 के जगह पे तो L लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यस और नो? 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 के जगह पे तो आप L लिख सकते हो। सो 2L 2R 2 कैंसिल होगा, तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आया स्टूडेंट्स? आया R/L। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आया R/L, तो इसको याद रखना है। हो गया स्टूडेंट्स, सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? मैं रब करता हूं स्टूडेंट्स, रब कर लेता हूं, तो देखिए अभी देखिए, प्लीज कंसंट्रेट। खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि Q फैक्टर इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ठीक है ना? लेकिन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो R/L आया, तो आप Q फैक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हो R/L। यह आया R/L, मतलब दिस इज R/L, तो R रहेगा नीचे, ऊपर आएगा L। सो दिस इज वन एक्सप्रेशन, दिस इज वन एक्सप्रेशन। समझ में आया? बट स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, तो बिठाते हैं इसके जगह पे, बिठाते हैं 1/√LC, 1/√LC, L के जगह पे L, R के जगह पे R। ठीक है ना? हम लोग को पता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/√LC। तो आप देख सकते हो यहाँ पे L है, मतलब √L इंटू √L है, तो एक √L कैंसिल होगा, तो ऊपर एक √L रह जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू 1/R √L, और यहाँ का √L कैंसिल, तो यहाँ पे तो एक √L रह गया ना, डिवाइडेड बाय C। ये तो जैसा था वैसा ही है। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। और एक चाहिए स्टूडेंट्स, और एक लिखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हम लोग को पता है कि ओमेगा R इक्वल्स टू 1/√LC, तो स्क्वायर कर देते दोनों साइड में, तो ओमेगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। सो एक L इधर लाते हैं और एक ओमेगा इधर लाते हैं, सो ओमेगा RL इक्वल्स टू 1/ओमेगा RC। ठीक है? सो इस ओमेगा RL के जगह पे ये लिख सकते हैं यस और नो, इस ओमेगा RL के जगह पे ये लिख सकते हैं यस और नो, यस। सो Q इक्वल्स टू हो गया 1/ओमेगा, जस्ट ओमेगा RL के जगह पे ये लिखेंगे 1/ओमेगा RC। दिस इज अनदर फॉर्मूला, और ये भी एक एक्सप्रेशन है। समझ में आया स्टूडेंट? सब कुछ
सब कुछ क्लियर है? थोड़ा ध्यान देना है और रिलैक्स रहना है स्टूडेंट्स, ठीक है।